जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राज ऑल अबाउट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो स्टार्ट किया त्रिभुज चैप्टर यानी कि अध्याय 6 एनसीईआरटी कक्षा 10 जो आपका गणित है, उसका हमने क्या स्टार्ट किया, अध्याय 6 त्रिभुज स्टार्ट किया और प्रश्न वाले 6 पॉइंट पूरा हमने कंप्लीट कर लिया और त्रिभुज की जो भी बेसिक बात है हमने वो भी कवर कर लिया। तो अगर ये सब आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, अध्याय 6 नाम के त्रिभुज से बना होगा, वहाँ पर आप उसको आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि वो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसे नहीं देख पाते हैं तो पूरा त्रिभुज चैप्टर 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 जहाँ तक भी है आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जो सवाल है सवाल आपको ज़्यादा समझ में नहीं है, क्योंकि उसमें जो बेसिक बातें हैं, समरूप समरूपता, समरूप त्रिभुज की समरूपता का शर्त क्या है, सर्वांग समता का शर्त क्या है, ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप क्लास 9th का मैथ अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले, क्योंकि सभी विद्यार्थी क्लास 9th का मैथ अच्छे से नहीं पढ़े रहते। इसलिए दोस्तों, जो नहीं पढ़े उनके लिए ज़्यादा दिक्कत वो ज़्यादा दिक्कत ना करें। मैंने पूरा अच्छे से बताया है क्लास त्रिभुज वाला, तो प्लेलिस्ट में जाइए प्लीज़, आप वहाँ जाके देखिए समरूप और सर्वांग समता कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसी का सारा के लिए त्रिभुज वाले चैप्टर में है। तो अगर आप उसको अच्छे से एक बार जान लेते हैं तो पूरा आप त्रिभुज वाला चैप्टर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम जो स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 6 पॉइंट हमने आसानी से बिल्कुल समझ लिया, बिल्कुल बेसिक से बच्चों की तरह ये हमने सीख लिया पिछली वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कि थेल्स प्रमेय के बारे में, जो कि आपका 5 नंबर का सवाल हमेशा दोस्तों आता है। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय और एक होता है आपका थेल्स प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। देखिए, ये जो प्रमेय आपका है, प्रमेय 6.1, ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय को सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक तरह के, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो देखिए थेल्स प्रमेय, ये हमेशा आपका 5 नंबर का, कोई भी आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, उसमें देखिए कोई भी साल का 5 नंबर का उसमें हमेशा आया हुआ है तो आया हुआ है, नहीं तो ये आता है, नहीं तो पाइथागोरस आया है। लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया था 2016 का मैट्रिक में, तो मेरे में भी थेल्स प्रमेय आया था। लगभग थेल्स प्रमेय ही पूछता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ये थेल्स प्रमेय दिख रहा है, इसको बोलेगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। 5 मार्क्स का ये आप क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल आसानी से सीखेंगे और आपको भी मैं आसानी से सिखा दूंगा। कॉपी में नोट जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो सीखते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो प्रश्नावली 6.1 जो मैंने आपको कल खत्म किया था, ये देखिए प्रश्नावली 6.1 ये हमने कल ही खत्म कर दिया। तो इस बार एक बार आपको जाकर देख लीजिए वो। अब देखिए, फिर त्रिभुजों की समरूपता, ये भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया आपको। अब फिर जो आता है प्रमेय 6.1, देखिए दिख रहा होगा आपको प्रमेय 6.1। तो प्रमेय 6.1 प्रमेय कहाँ तक है, जरा मैं, और प्रमेय 6.2 भी है। अब प्रमेय देख लेते हैं कितना प्रमेय है आपका, प्रमेय 2 ही है ना, हाँ 2 ही प्रमेय है। मतलब 6.2 को क्लियर करने के लिए 2 प्रमेय मात्र दिया, एक प्रमेय 6.1, एक प्रमेय 6.2। अगर इस दोनों प्रमेय को सॉल्व कर लेते हैं तो प्रश्नावली 6.2 आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहले बात, इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप कोई भी चैप्टर सॉल्व करते हैं, चाहे त्रिकोणमिति पर है या कोई सा भी चैप्टर पर है, तो उसका सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं कि प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करूंगा, तो इससे पहले जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो प्रश्नावली 6.2 में हमें काम आने वाला है, उसका यूज होगा, उसी को पहले ही कवर कर लेंगे, ताकि हमें प्रश्नावली 6.2 में ज़्यादा दिक्कत ना हो, एकदम आसानी से जो मैं बोलूँ वो आपको समझ में बेसिक से आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ता आप उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार जरूर पढ़ लें, ताकि आपको दिक्कतें बाद में ना होगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 6.1 बिल्कुल आसानी से समझेंगे। इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक परीक्षा 2022 का तैयारी कराया जाता है सभी सब्जेक्ट का। अभी हम मैथ पढ़ेंगे, बाकी सब सब्जेक्ट धीरे धीरे हम कवर करेंगे, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें कि साइंस पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए। देखिए, काफ़ी सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर संस्कृत पढ़ाइए, तो ये सब भी संभव नहीं है। सबसे पहले मैंने मैथ बोला है, तो पहले मैथ को एक बार खत्म कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो होगा दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लेट हो गया। प्रमेय 6.1 सबसे पहले क्या होगा कि ये प्रमेय को आपको याद रखना, ये आपका प्रमेय कह रहा है, इस प्रमेय को आपको याद करना पड़ेगा। एक तरह से बोलिए तो ये आपका क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में जो आएंगे ये पूरा आपका क्वेश्चन आएगा। अब इसी को क्या बोलेगा, एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। एक तरह से दोस्तों बोलिए कि ये प्रमेय 6.1 ये आपका प्रश्न हो गया। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम्स में आएंगे, फिर एग्जाम्स में आने के बाद आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक मैं चेक कर लेता हूँ जरा सही से हो रहा है ना, हाँ। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम्स में आएगा। ये प्रश्न जो पूरा बस एक तरह समझो, ये आपका क्या क्वेश्चन है, ये आपको आएगा
और आपको एग्जाम में सिद्ध करना। इसका साफ साफ मतलब है, देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना, इसका नाम है थेल्स प्रमेय और इसको हिंदी में एक बार और बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। बी का मतलब बेसिक होता है, पी का मतलब प्रोपोर्शनलिटी होता है, प्रोपोर्शनलिटी, और टी का मतलब थ्योरम होता है, यानी कि बीपीटी थ्योरम इसको आसानी से आप बोल सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इसको हिंदी में। यानी कि इसका कितना नाम हो गया, एक तो थेल्स प्रमेय नाम हो गया और एक तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यानी कि हिंदी में इसके दो नाम है और इंग्लिश में बीपीटी थ्योरम या फिर इसका फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले बात करेंगे ये प्रमेय आया कहाँ से। देखिए थेल्स हमारे साथ एक थेल्स वैज्ञानिक थे, मैथ्स के वैज्ञानिक। तो थेल्स ने कहा कि कोई भी अगर, मैं बताता हूँ थेल्स के बारे में जरा, कोई भी अगर त्रिभुज है, एक मिनट ये वाला त्रिभुज बनाता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है और ये आपका त्रिभुज है। अगर इसके सभी कोण बराबर हैं तो इसके भी सभी कोण बराबर हैं, तो ये क्या है, समकोणिक त्रिभुज है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, समकोणिक त्रिभुज। ये क्या है, समकोणिक त्रिभुज है, जैसा कि आपके एग्जाम बुक्स में भी कह रहा है। मैं एक एक बात आपको बताऊंगा, ठीक है ना, फालतू एक भी किताब आपके बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, तो थेल्स एक बार आपको बुक पढ़ के दिखाया था। ध्यान दीजिए कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। तो संगत कोण बराबर हो तो इसे मान के चलो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, और दोनों का कोण क्या, इसका भी कोण, इसका भी कोण, इसका भी कोण, और इसका तीनों का कोण क्या है, तीनों बराबर है। तो इसे हम कहेंगे समान कोणिक त्रिभुज। समान कोणिक मतलब समान मतलब बराबर और कोणिक मतलब कोण, यानी कि बराबर त्रिभुज वाले, बराबर कोण वाले को कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समान कोणिक त्रिभुज। बस इसमें कोई ज्यादा बात इसमें नहीं की, बस इसी से संबंधित दोस्तों थेल्स ने एक प्रमेय दे दिया जिसका नाम हो गया थेल्स प्रमेय, या इंग्लिश में बोले तो बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। बस ये दोस्तों थेल्स से उसी ने ये प्रमेय दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं, जो हमें प्रूफ्स करना है, यानी कि सिद्ध करना है, जो आपके एग्जाम्स में आएंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा मैं बताया कि ये सब कहाँ से उठ के आया, तो ये सब आपको जानना थोड़ा जरूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये है, इसी को सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज, कुछ भी नहीं सुनेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बोल दिया तो हम त्रिभुज बना लेंगे, है भाई। सबसे पहले क्या बोला, त्रिभुज, तो कुछ भी आगे पढ़ना ही नहीं है। सवाल को देखिए, सवाल को भी सॉल्व करने का तरीका होता है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यदि किसी त्रिभुज बोला, सबसे पहले त्रिभुज बने करेंगे। चलो मान के चलो मेरे भाई, त्रिभुज हमने बना लिया, ये थोड़ा टेढ़ा मेरा बनेगा तो कोऑपरेट कीजिएगा। इस त्रिभुज का हमने नाम रख दिया ए, इस त्रिभुज का हमने नाम रख दिया बी, इस त्रिभुज का नाम रख दिया सी। बिल्कुल दोस्तों बेसिक समझाऊंगा, ठीक है, चिंता बिल्कुल ना करें। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा लंबा वीडियो जरूर होगा लेकिन समझ में आएगा। आपको 5 नंबर पूरे एग्जाम्स में दिलाऊंगा। तो देखिए आगे पढ़िए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तभी तो 3 भुजा है, एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न। अब देखो एक भुजा के समांतर, मान के चलो दोस्तों कि ABC आपका एक त्रिभुज है, हमने BC भुजा के समानांतर मान के चलो एक समानांतर लाइन खींच दिया। इसका नामकरण कर देते हैं, इसका D रख देते हैं नाम, इसका E रख देते हैं। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सवाल कह रहा है, क्या बोल रहा है, यदि एक भुजा के समानांतर, मान के चलो ABC आपका एक भुजा है, इसके समानांतर हमने DE रेखा खींच दिया। समानांतर क्या होता है, पैरेलल होता है, जैसे कि सीधी रेखा ये है, इसी के सापेक्ष सीधी रेखा ये भी है, तो समानांतर यही होता है। और क्या कह रहा है, 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, जैसे हमने एक रेखा खींचा तो ये रेखा क्या करता है, इसको AB और AC भुजा को 2 भागों में विभाजित कर देती है, AD बटे DB, AE बटे AC। बस बेसिकली हमें यही प्रूव करना है। ठीक, और थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। 2 समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदु से बिंदु बहुत है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, वैसे रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो अन्य 2 भुजा, एक भुजा आपका ये हो गया AB और एक भुजा आपका AC हो गया। तो ये दोनों भुजाएं जो है, ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो कैसे विभाजित होती है, ये आपका होता है AD बटे, यानी कि जो AD है उतना DB है, जो AE है उतना EC है। बस यही आपका करना। तो प्रूव इसमें जो करना है वो करना है AD बटे DB बराबर AE बटे AC। बस यही आपका थेल्स प्रमेय है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको पूरा एकदम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम B को इसे मिला देते हैं। नहीं, इसको सबसे पहले ऐसे करेंगे, बनाने का नियम देखिए, आपको जो एग्जाम से बनाना वो ऐसे मैं बता रहा हूँ। पहले लिखिएगा दिया गया है, क्या लिखिएगा, दिया गया, एकदम दोस्तों बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है। दिया गया दे के ऐसे लिख दे, फिर क्या लिखना है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, बिल्कुल ऐसे ही एकदम जो वहाँ फिगर हमें भी लिखना, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है।
त्रिभुज एबीसी में देखिए, अब देखिए डीई लाइन जो है वो समानांतर है बीसी लाइन के, तो इसको लिख सकते हैं। तो समानांतर को में से लिखते हैं डीई लाइन बीसी, हाँ बीसी है। इसको ये जो दो दिख रहा है ये समानांतर है, ठीक है, यानी समांतर है। तो डी समांतर बीसी है, जो कि आपके इस डी समांतर बीसी, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब क्या कह रहा है, डी समांतर बीसी है, बस इतना है, डी समांतर बीसी है, इतना तक हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पर लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना। ऐसा ही दोस्तों जब प्रमेय आप प्रूव करते ऐसे आपको लिखना रचना। रचना में आपको क्या लिखना है, रचना में थोड़ा हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। हम क्या करेंगे, बी को इसे मिला देंगे। तो एक बार बी को मैं इसे अच्छे से मिला देता हूँ, बी को इसे मिला दिए, और फिर डी को सी से मिला दिए। तो एक बार इसको लिखते हैं, फिर इसको एक काम कीजिए, इसको भी यहाँ पर ये मिला दिया, मान लीजिए ये हो गया आपका एन, और ई से एम ए डी पर एक लंब डाल, इसको मान लेते हैं एम। क्या बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत, काम कुछ भी नहीं किया दोस्तों। डी को ई सी से मिला दिए और बी को ई से मिला दिए, और फिर ए डी भुजा पर ई एम लंब डाल दिए, फिर ए भुजा पर डी एन लंब डाल दिए। तो चलो लिखते हैं इसको। रचना मतलब क्या होता है कि रचना, देखिए रचना लिखने का मतलब क्या है कि आप इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया। अब इसे घर बनाते हैं, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होता है ना, कि इस ईंट को इसे जोड़े हैं, इस ईंट को इसे, इस दीवार को यहाँ ऐसे जोड़े हैं, तो इस छर को ऐसे जोड़े, तो वही आपका कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना होता है। तो उसको हम बेसिक से लिखेंगे रचना। तो रचना क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, बी को ई से मिलाने पर, क्या बोलेंगे रचना में, बी को ई से मिलाने पर, बी को ई से मिलाने पर, ठीक, बी को ई से मिलाने पर, और डी को सी से मिलाने पर, डी को यानी कि जो जो मिलाए आप रचना किए हैं, डी को सी से मिलाने पर, इसे लिखेंगे डी को सी से मिलाने पर। और क्या लिखे, और क्या किए हैं, डी को सी से मिलाने पर, तथा, अब लिखिए तथा, तथा हम क्या किया है, ये देखिए डी को एन से मिलाए, तो हम ऐसे कह सकते हैं डी एन लंब है ए पर, ऐसे कह सकते हैं। देखिए डी एन ऐसे है ना आपका, ऐसे डी एन आपका जा रहा है, तो डी एन भुजा लंब है ए पर, तो इसे लिखेंगे डी एन, ऐसे लिखो लंब, ऐसे लंब ऐसे लिखते हैं डी एन लंब ए, कोमा, फिर देखिए एम यानी कि ई एम लंब ए डी, ई एम लंब ए डी है। बस ये आपका रचना खत्म हो गया। अब रचना लिखने के बाद अब आगे क्या लिखेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। रचना लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर क्या लिखना, उत्पत्ति, प्रमाण लिख दो। हाँ नहीं, अब ये लिखो, सिद्ध करना है। क्या लिखो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी बटे एई बटे सी, हमें यही सिद्ध करना है। तो बेसिकली थेल्स पर में आपका ये होता है एडी बटे डीबी अब बराबर एई बटे ए सी बराबर एई बटे ई सी, ठीक है। तो यही हमें क्या दोस्तों प्रूव करना, ठीक है। अगर ये प्रूव कर लेते हैं, बस यही आपका थेल्स थ्योरम है। आपको अगर कोई पूछ दे कि थेल्स थ्योरम क्या होता है, बोलेगा एडी बटे डीबी बराबर एई बटे सी, बस यही थेल्स थ्योरम है। बस हमें ये दिखाना है कि ये कैसे आया, बस यही दोस्तों आपके एग्जाम्स में करना है कि बोलता है कि थेल्स थ्योरम को साबित कीजिए, प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, ऐसे आपके एग्जाम्स में आता है। तो बेसिकली हमें यही प्रूव करना। इतना लिखने के बाद अब फिर लिखेंगे यहाँ पर प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण मतलब आप कैसे इसका प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण मतलब कैसे इसका प्रमाण दे रहे हैं। तो प्रमाण लिख के आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, प्रमाण लिख के लिखिएगा कि आप कैसे इसका निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका निकालने के लिए कुछ सहायता लेंगे। सहायता क्या लेंगे कि त्रिभुज, देखिए इसमें आपको क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगा। क्षेत्रफल का मतलब त्रिभुज एबीसी का, यानी कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये बेसिकली सबको पता होगा। 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, ये सबको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसी सूत्र का मदद लेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको बहुत त्रिभुज दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए ये जो ए बी लाइन दिख रहा है आपको, ये देखिए दिख रहा है ए बी लाइन। तो ए बी लाइन पर देखिए कितना त्रिभुज बन रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि ए बी लाइन पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ए डी ई एक त्रिभुज हो गया, फिर डी ई बी 2 त्रिभुज हो गए। तो ए बी लाइन जो पूरा ए बी लाइन दिख रहा है, तो ए बी लाइन पर कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज हो गए, ए डी ई और डी ई बी या डी बी ई बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना हमें। तो चलो निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे,
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। तो क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिएगा 1/2 गुना आधार। अब थोड़ा हम बराबर इधर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चलो इधर ही लिख देते हैं, तुम सबको कन्फ्यूजन होगा। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार। अब देखिए आधार कितना है, देखिए त्रिभुज ADE ना, त्रिभुज ADE कहाँ है, त्रिभुज ADE। अब हमें आधार की जरूरत है, तो आधार कहाँ है, देखिए जरा अब समझिएगा कि त्रिभुज AD में EM लंब है AD पर। अब मुझे बताइए कि जहाँ किसी नीचे ऐसे समतल लाइन है, समतल लाइन है, अगर कोई इस पर लंब है तो नीचे जिस पे वो खड़ा है तो वही आधार होगा ना। मैंने आपको त्रिकोण में पढ़ाया ऐसा 9.1 8.1 वगैरह में से आपको पढ़ाया। ठीक है, तो देखिए जरा कि जो EM रेखा जो है इस पर लंब है, AD पर लंब है, तो क्या हो जाएगा, आधार आपका AD हो जाएगा। आधार कितना हो गया, AD हो गया। अब ऊंचाई कितना आ जाएगा, ऊंचाई तो ये हो जाएगा EM। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी को समझ में आया। इस तरह से ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आप बताइए मुझे आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है। मुझे मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हमने एक बार कुछ नहीं किया, एक बार दिखा देता हूँ कि आधार था। देखिए त्रिभुज AD की बात ADE का आधार क्या होता है। अगर मान के चलिए आपका एक त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं, तो ये से लंब डाल दिया, तो किस पर लंब डला, इस पर लंब डला है, तो जिस पर लंब डला है वो आधार होता है। तो देखिए जरा ये EM किस पर लंब डला है, इस पर लंब डला, तो AD आपका आधार हो गया। और फिर जो लंब है वो तो ऊंचाई हो गया, तो हम की है। ठीक है ना, तो त्रिभुज AD का निकाल लिया। अब देखिए हम तो AB लाइन पर निकाल रहे हैं, तो AB लाइन पर कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, तो हमने सिर्फ एक ही त्रिभुज अभी निकाला है, त्रिभुज ADE। तो अभी कौन सा त्रिभुज बच गया, ये त्रिभुज बच गया DBE, इसका भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों त्रिभुज का समाप्त खत्म हो जाएगा। तो अब निकालेंगे त्रिभुज क्या है, DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। सूत्र तो वही होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। सूत्र तो सभी के लिए ही होगा त्रिभुज का। अब देखिए 1/2 त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो DBE में आधार कितना है, जरा देखिएगा DBE में। अब यहाँ पर थोड़ी कंडीशन लागू ये होगी कि आपको एक त्रिभुज के बारे में जानना होगा। मुझे लगता है सबको पता भी होगा, वो अधिक कोण त्रिभुज अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर आधार और ऊंचाई क्या हो सकता है ये आप खुद से ढूंढ सकते हैं। अगर अधिक कोण त्रिभुज पता नहीं तो आप ढूंढ नहीं सकते। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आधार देखिए, कई बच्चे क्या बोलेंगे कि त्रिभुज DBE में आधार, तो ये लंब हो जाएगा तो ये आधार होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए जरा कि ये जो DB है, ये आपको DBE एक अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज कैसे है कि जरा ये देखिए, ये जो अभी दिख रहा है तो इसमें कोई लंब दिख रहा है, तो ये लंब नहीं है। देखिए जरा, ये लंब नहीं, लंब ऐसे थोड़ी होता है, लंब ऐसे थोड़ी होता है। ये तो 190 से ज़्यादा हो रहा है, 90 से 100 ज़्यादा हो रहा है ना, तो 90 से 100 ज़्यादा, 180 से छोटा, उसे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। ऐसा ही तो भाई, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 से बड़ा, 180 से छोटा, ये होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए जरा कि यहाँ पर थोड़ा जो है 90 से बड़ा हो रहा है, 90 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसका हम कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, आपका अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है। तो इसका जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई देखिए यहाँ से जाएगा, यहाँ तक तो पूरा जो कोण गया, ये तो रेखा गई है यहाँ तक गए, तो यहाँ से सीधे ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्या जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। और आधार यही रहेगा, आधार DB ही रहेगा। हालांकि ये इधर बढ़ गया, ये ऊंचाई इसका इधर बढ़ गया, लेकिन आधार इसका DB ही रहेगा। आए समझ में? तो आधार कितना होगा, आधार तो इसका DB ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DB ही हो जाएगा। और ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई तो EM होगा, क्योंकि ऐसे गया। जैसे अधिक कोण त्रिभुज के जैसे मैं समझाता हूँ, अधिक कोण त्रिभुज आपका ऐसे होता है, ऐसे गया। अब देखिए ऊंचाई से होगा आपका, ऊंचाई से हो जाएगा, ऊंचाई आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं, एक मिनट, कुछ इस तरह से होता है आपका। हाँ, तो ये 190 से ज़्यादा है, तो ये ऊंचाई होगा आपका इस तरह हो जाएगा, कुछ ऊंचाई आपका ऐसे कुछ हो जाएगा, ऊंचाई आपका ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए वही कंडीशन सेम यहाँ है, वही कंडीशन सेम यहाँ। तो देखिए यहाँ पर जो गया है, तो ये इसका आगे बढ़ गया है, आधार यही रहेगा और ऊंचाई ये हो जाएगा। तो आधार हमने DB दे दिया और ऊंचाई कितना आपका, ऊंचाई EM है, यानी कि EM दे दीजिए। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड करना मतलब भाग देना। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को भाग देने पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं
सेकंड को भाग देने पर। अब मेरे प्यारे साथियों बताइए, जब हम भाग दे देंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जब हम भाग दे देंगे तो आप सब जरा दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। जब हम भाग देंगे तो समीकरण फर्स्ट हम सेकंड में भाग देंगे तो क्या होगा। फर्स्ट का ये है त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DB, यही है ना, अब बराबर बटे दिए भाग, तो फिर इसका क्या है 1/2 गुना AD गुने EM अब बटे इसका क्या है DB का 1/2 गुने DB गुने EM। अब देखिए इसमें EM कट गया, 1/2 कट गया। अब इधर क्या बचा। अब देखिए मुझे यहाँ पर मिटाने की जरूरत आ गई। क्या होगा दोस्तों, मिटा, मैं यहाँ क्या करूँगा, मिटा दूंगा। यहाँ दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ, नीचे आपको पूरा दिख रहा है। 1 मिनट, कट गया ना, रुकिए रुकिए रुकिए, कट रहा है भाई साहब, 1 मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूं त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DBE बराबर, इधर क्या बचा, देखिए 1/2 कट, इधर क्या बचा AD बटे DB। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण थर्ड, क्योंकि 1 2 हमने पहले मान लिया इसलिए समीकरण थर्ड मान लिया। अब दिख रहा है आपको, हाँ उम्मीद करता मैं ये सब दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब दिख रहा होगा आपको, थोड़ा मैनेज भी कर लीजिएगा, तो जगह की यहाँ कमी है। तो अब देखिए तीसरा समीकरण आ गया। अब देखिए हमने जो AB भुजा पर, देखिए इधर वाला जो AB भुजा था, इस पर कितना 2 त्रिभुज बन रहा था, तो दोनों त्रिभुज को हमने क्रियाक्रम कर दिया। तो दोनों त्रिभुज को क्रियाक्रम कर दिया। अब जो आपका दूसरा भुजा आ रहा है ये आपका AC, देखिए AB वाला क्रियाक्रम, उसका सरात क्रियाक्रम सब हमने कर दिया। अब जो इधर AC दिख रहा है, इस पर भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो वो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, उसको भी आपको आसानी से सॉल्व करके फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं इतना मिटा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, इसको कोई काम नहीं, ये सब आपने लिख लिया होगा। चलो भाई इसको हम मिटा देते हैं। देखिए तो ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए इस तरह लिखेंगे। अब मुझे बताइए कि AC में, जब AC भुजा ले रहे हैं, तो AC भुजा में भी 2 त्रिभुज बन रहा है। एक तो बन रहा है आपका ADE और एक क्या बन रहा है DCE। ये 2 त्रिभुज बन रहा है, ADE और DCE, ये 2 त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिभुज ADE निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, सूत्र तो वही होगा 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए आधार, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर त्रिभुज ADE में आधार क्या होगा। यहाँ देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी त्रिभुज ADE था, तो यहाँ हमने आधार क्या लिया था, यहाँ आधार हमने AD लिया था, यहाँ हमने आधार AD लिया था। लेकिन इस बार जो आधार लेंगे वो लेंगे हम AE लेंगे। क्या लेंगे, AE लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमने ये जो ADE था, देखिए ये भी त्रिभुज ADE निकाले थे और इसमें भी त्रिभुज ADE था, तो हमने क्या किया था, AD यूज कर लिया था। लेकिन इस बार जो लेंगे इस टाइप, इस पट्टी का ले रहे हैं, AC वाला ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या लेंगे, AE लेंगे, समझ। तो क्या हो जाएगा, आधार होगा आपका AE गुणे ऊंचाई। ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, देखिए जरा ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा। देखिए ये भुजा जो है किस पर लंब है, AE पर लंब है। जिस पर लंब होता है वो आधार होता है, मैंने आपको बताया था, ऐसे बताया था ना। ये त्रिभुज है, मान के चलिए ये लंब कोई एक खंबा ऐसे खड़ा है, तो खंबा किस पर खड़ा है, इस पर खड़ा है, तो ये क्या देगा, जिस पर खड़ा है वो आधार होगा। तो ये देखिए ये खंबा इस पर खड़ा था, AE पर खड़ा था, तो AE आधार हमने ले लिया। लेकिन ये खंबा खड़ा है, तो खंबा देखिए यही है ना खंबा, तो खंबा क्या है DN, तो DN क्या ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, DN। तो ये आपका हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 तक हमने यहाँ मान लिया था, समीकरण 4 हो गया। अब ये भी आपका हो गया। अब देखिए फिर एक त्रिभुज और बन रहा है, त्रिभुज DEC में। जैसे देखिए जैसे AB में दोनों त्रिभुज निकाले ना, उसी तरह AC में दोनों त्रिभुज निकालना पड़ेगा। तो क्या त्रिभुज है, DEC है ना। हाँ चलो DEC निकाल लेते हैं। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने, सबका वही सूत्र होगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात है नहीं। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2। अब आधार कितना होगा DEC के लिए, देखिए आधार कितना होगा। अब फिर बात इसमें वही आ गई, फिर अधिक कोण वाला बात आ गया। देखिए अधिक कोण वाला बात कैसे होगा, DEC में ये आपको कोई समकोण त्रिभुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये आपको समकोण त्रिभुज बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। देखिए
अगर ये भुजा ऐसे, ये जो भुजा जा रहा है ऐसे, तो ये भुजा देखिए यहाँ पर आ गया, लेकिन ये देखिए फिर 90 से ज़्यादा हो रहा है। जब 90 से ज़्यादा हो गया तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई आपका इस तरफ चला जाएगा, ऊंचाई आपका यहाँ चला जाएगा। अधिक कोण में ऐसे ही होता है, हमने आपको बताया था अभी। तो ये अगर ये 90 से ज़्यादा दर्ज यानी कि अधिक कोण, तो ऊंचाई क्या होगा, इसके शीर्ष वाला बिंदु से इधर चला जाएगा। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार तो यही रहेगा, आधार तो इसी रहेगा। इसे यहाँ था डीबी आधार था ना, यहाँ देखिए जरा आप कहाँ गया था, ये वो वाला यही है ना डीबी। तो डीबी में देखिए, डीबी में जो हमने बताया था आधार डीबी रहता और ऊंचाई क्या रहा था, ऊंचाई रहा था आपका ईएम रहा था ना, यही ईएम रहा था। लेकिन उसी तरह इसमें क्या है, त्रिभुज डीईसी में आधार तो ईसी ही रहेगा, लेकिन आधार, हाँ आधार तो ईसी पहले लिख देते हैं, यहाँ पर आधार तो ईसी लिख देते हैं भाई कौन मुंड के। अगर ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई आपका डीएन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। ये आपको क्या, समीकरण 5। अब फिर वही काम, जैसे यहाँ क्या कहते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को भाग दिए थे ना, उसी तरह समीकरण 4 और 5 को भाग दे दो, फिर जो होगा कट वट के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा दे क्या, नहीं चलो तो हो जाएगा। लिखते हैं समीकरण 4 एवं 5 को भाग देने पर, तो चलो भाग देते हैं। तो समीकरण 4 कहाँ है, समीकरण 4 ये है। तो क्या, त्रिभुज त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना AE गुना DN बटे 1/2 गुना EC गुना DN। अब देखिए DN कट गया, 1/2 कट गया। अब इधर क्या बचा, अब मुझे मिटाना पड़ेगा। अब मैं इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से मैं बना दूंगा इसको, अब मिटा ही देते हैं, एक बार फिर से बना दूंगा। ठीक है, कोई इसकी चिंता मत करना। तो इधर क्या बच गया, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEC बराबर कितना हो गया, AE बटे EC। अब जरा दिमाग लगाई जरा, क्या होता है ना, अब मैं फिगर थोड़ा बनाता हूँ। इधर फिगर में थोड़ा छोटा सा आपका इधर बना देता हूँ। फिगर आपको दिख रहा है ना, क्या होता है ना, कैमरा इधर इधर खिसक जाता है ट्राइपॉड से, आपको दिख रहा है पूरा। देखिए, तो हम फिगर हमने कैसे बनाया था, ये था A, ये था B, ये था C, और यहाँ आपका ऐसे DE था, और इसने हमको ऐसे मिला दिया था, और इधर था और इधर था, ये था, ये M था, ये N था, इसी तरह था ना। अब आपको यहाँ एक चीज़ याद रखना, याद क्या रखना है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो थ्योरम है, वो भी एक थ्योरम है कि एक आधार पर या एक समांतर लाइन में, समांतर रेखा पर आप 2 त्रिभुज बनाते हैं ना, तो मतलब कि जितना त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। एक आधार हो या एक समांतर हो, समांतर रेखा, उस पर जितना भी त्रिभुज बनेगा सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो मुझे बताइए कि ये आपका जो आधार दिख रहा है, डी जो आधार दिख रहा है, तो इस पर एक त्रिभुज बन रहा है, DEB बन रहा है। अब आखिर ये तो DE और BC समांतर भी तो है, DE और BC समांतर भी तो है। देखिए DEB एक त्रिभुज हो गया, उसी तरह DC भी एक भी त्रिभुज हो गया। तो मुझे बताइए, हमने क्या बताया कि एक आधार पर या एक समांतर रेखा पर अगर जो जितना भी त्रिभुज बनेगा वो सभी क्या होंगे, बराबर होगा, उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ये क्या होगा, 2 त्रिभुज बन रहा है, DCB और DEB, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि DEB ये है ना, DEB लिए थे ना, DBE लेते हैं, DBE लेते हैं, DBE बराबर, ऐसे लिखो, DBE का क्षेत्रफल लिखो, अच्छा रहेगा, DBE का क्षेत्रफल बराबर DEC लिए है ना, DEC कहाँ गया रे, हाँ त्रिभुज DEC, हाँ त्रिभुज बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही आधार पर है और एक ही समांतर पे है, तो ये दोनों क्या आ गया, बराबर हो गया। अब मुझे बताइए कि DBE का जितना क्षेत्रफल होगा उतना क्षेत्रफल DEC का होगा। तो इसका मतलब ये है कि DBE के जगह पर हम DEC लिख सकते हैं या DEC के जगह पे DBE लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं भाई। तो क्या होगा ना, अब देखिए जरा कुछ आपका सूत्र जो होगा आ जाएगा। समीकरण 4 कहाँ गया आपका, 2 कहाँ गया, हाँ। अब यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ एक बार कैमरा जरा, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट, हाँ। देखिए जरा कि यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DBE बराबर है AD बटे DB। ये आपका समीकरण 3 मैंने माना था, क्या है, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DBE बराबर AD बटे DB, समीकरण 3 है। अब देखिए जरा यहाँ पर देखिए DBE बराबर DEC के है भाई।
तो यहाँ DBE जो दिख रहा है इसके बदले में DEC लिख सकते हैं, क्योंकि DBE का क्षेत्रफल बराबर है DEC के क्षेत्रफल के, इसीलिए दोस्तों हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ जो DBE का क्षेत्रफल है तो इसके बदले हम DEC के क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें कि DBE का मान DBE का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं DBE का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख रहे हैं इसलिए, तो क्या होगा, लिख लेना ये सब। तो क्या होगा, त्रिभुज ADE, अरे यार रुको, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DBE बराबर है AD बटे DB के। अब देखिएगा, तो DB के बदले में देखिए, DB के बदले में क्या लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं। तो देंगे त्रिभुज AD, मुझसे बार बार B लिखा जाता है D के बदले में, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DB के बदले में क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC अब बराबर क्या है, AD बटे DB। और ये आपका समीकरण कितना हो गया, छठा समीकरण हो गया। अब ये छठा समीकरण हो गया। अब आपका सवाल बन गया, अब जरा कुछ दिमाग लगाइए कि छठा समीकरण हो गया आपका, छठा समीकरण क्या निकला, त्रिभुज ADE का ये सब क्षेत्रफल है, ये सब क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ AR लिख लीजिएगा, ठीक है। AR मतलब क्षेत्रफल होता है, AR मतलब क्या, ये सब लिख लीजिएगा आप, ठीक है। तो त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AD बटे DB के, ये छठा समीकरण हो गया। आप कुछ एक समीकरण गौर कीजिए कि कुछ आपको मिल रहा होगा, ये समीकरण आपको दिख रहा है शायद, कहाँ गया समीकरण, अच्छा इस समीकरण को कुछ माने नहीं थे क्या, अरे रुको, ये समीकरण था, इसको माने नहीं थे, ये छठा समीकरण यहाँ ही हो गया था। तो देखिए जरा आप, तो ये खत्म हो जाएगा ना, तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए जा, यहाँ क्या है, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEC, यहाँ भी वही सेम है, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEC, ये बराबर है AD बटे DB के, और ये बराबर है AE बटे AC के। तो आप मुझे बताइए कि अगर कहीं भी tan थीटा को हमने बताया tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ, और कहीं tan थीटा बराबर 5 दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि tan थीटा 4 के भी बराबर है और tan थीटा 5 के भी बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, tan को हम हटा देते हैं, tan को हटा देते हैं, तो क्या लिख देते हैं, 4 बराबर 5 या 5 बराबर 4, ऐसा हम लिख देते हैं। तो उसी तरह दोस्तों आपको ये जरा हटा देते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा था आपको, ठीक है। अब आपका सवाल बिल्कुल प्रूव हो चुका है, ठीक है, सवाल प्रूव हो चुका है। तो क्या है, यही देखिए, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEC बराबर AE बटे EC के है, और उसी तरह देखिए त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEC बराबर AD बटे, यानी कि ये और ये क्या बराबर दिख रहा है, यानी कि इसका इतना भी वैल्यू हो सकता है और इसका इतना भी वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ADC दोनों वैल्यू के बराबर है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। आपका ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करने बोल रहा है आपको, सिद्ध करना AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इस तरह से दोस्तों आपका थेल्स पर में हमने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों कितना मेहनत लगा आप सबको देखने में, कितना मेहनत किया एकदम, मैं तो मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छा समझाऊं कि आपको ऐसा हो नहीं सकता कि एक भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, ठीक है ना। ऐसा आपको शायद वीडियो नहीं मिलेगा, इतना लंबा जरूर गया वीडियो लंबा जरूर गया, लेकिन मैंने आपको बेसिक समझाने की पूरा कोशिश किया, मैंने पूरा कोशिश किया। अब अगर आप समझ सकते नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप कहीं भी समझ पाएंगे मेरे समझाने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला जो फिर पर मैं 6.2 आएगा उसको हम देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।